हेलो एवरीवन। आज हम अप्लाइड फिजिक्स की चैप्टर ट्रांसफ़र ऑफ हीट ऊष्मा का स्थानांतरण के कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे। तो उन सबको पढ़ने के लिए पहले हमें ये पता होना चाहिए ऊष्मा हीट क्या है और टेम्परेचर क्या है, तापमान क्या है। तो हम स्टार्टिंग करते हैं ऊष्मा से, हीट से। तो ऊष्मा तापांतर के कारण विभिन्न वस्तुओं या निकाय व उसके वातावरण के मध्य जिस ऊर्जा का आदान प्रदान होता है उसे हम क्या कहते हैं, ऊष्मा कहते हैं। जैसे कोई दो चीजें हैं, हमने माना कि एक कोई वस्तु है ए, एक कोई वस्तु है बी, दोनों का टेम्परेचर अलग अलग है, ए का ज़्यादा है बी का कम है, या फिर हम ये मान लें कि बी का ज़्यादा है ए का कम है, और हमने उन्हें पास पास रख दिया है। तो क्या होगा, हम सबको ये पता है कि थोड़े टाइम बाद दोनों जो बॉडी हमने एक दूसरे के पास रखी हैं, टच करके रखी हैं, उनका टेम्परेचर सेम हो जाएगा। क्यों हो जाता है? क्योंकि जो ऊर्जा है वो हमेशा ज़्यादा से कम की तरफ फ्लो करती है। मतलब जहाँ ऊर्जा ज़्यादा है वहाँ से वो कम ऊर्जा की तरफ जाएगी। और कब तक जाएगी? जब तक पूरे बॉडी का या दो चीज़ें हैं जो हमने टच करके रखी हैं, पास रखी हैं, उन दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता। तो या फिर हम दूसरी भाषा में समझने के लिए, दूसरे तरीके से समझने के लिए हम ऐसे कह सकते हैं कि जैसे कोई एक बर्फ़ की बात कर लेते हैं कि हमने फ्रिज में से बर्फ़ निकाली और हमने बाहर नॉर्मल टेम्परेचर पे हमने उसे रख दिया है। तो थोड़ी देर बाद हम क्या देखते हैं कि बर्फ़ जो है वो, हमारी आइस जो है वो मेल्ट होने लगी। क्यों? क्योंकि आइस का टेम्परेचर क्या था, बहुत कम था। कब तक? जब तक वो फ्रिज के अंदर थी। जब हमने उसे बाहर निकाला तो क्या होगा, जो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर और आइस के टेम्परेचर के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा। तो ज़्यादा टेम्परेचर से कम टेम्परेचर, मतलब ज़्यादा ऊष्मा से ज़्यादा ऊर्जा से कम ऊर्जा की तरफ ऊर्जा का फ्लो होना शुरू होगा। और जैसे बर्फ़ को ऊर्जा मिलती जाएगी, आइस को मिलती जाएगी ऊर्जा, तो क्या होगी, उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता जाता है, वो मेल्ट हो जाती है। तो ऊष्मा की अगर हम सीधे सीधे डेफिनेशन बोलें तो ये बोल सकते हैं कि किन्हीं भी दो चीज़ों के बीच में जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है उसकी वजह से एनर्जी एक जगह से दूसरे जगह पे जो फ्लो होती है उसको हम कहते हैं ऊष्मा। ऊष्मा का एसआई मात्रक जो है वो है जूल, एसआई यूनिट जो है जूल है, और सीजीएस यूनिट ऊष्मा की कैलोरी है। और इसकी डायमेंशन सूत्र, मतलब विमीय सूत्र इसका है m1l1t-2। डायमेंशन फॉर्मूला इसका है m1l1t-2। अब यहाँ पे हमने ऊष्मा के लिए दो यूनिट पढ़ी हैं, एसआई यूनिट में जूल और सीजीएस में कैलोरी। हम यहाँ पे ये देखते हैं कि जूल और कैलोरी में क्या रिलेशन है। तो 1 कैलोरी इज इक्वल्स टू 4.18 जूल। अगर कहीं पे हमारी ऊष्मा हीट कैलोरी में दी और हमें उसे जूल में कन्वर्ट करनी है, मतलब सीजीएस से उसे एसआई में कन्वर्ट करना है, तो हमें 4.18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये तो हुई अभी ऊष्मा की बात। आगे हमें ऊष्मा का स्थानांतरण पढ़ना है, उसके लिए हमें पता होना चाहिए टेम्परेचर क्या है। तो टेम्परेचर क्या है, किसी भी वस्तु के ठंडेपन या गर्माहट की माप को उसका टेम्परेचर कहते हैं। जनरली अगर हम देखें तो यही होता है, अगर हम किसी भी चीज़ को टच करके ये बताना चाहें कि उसका टेम्परेचर ज़्यादा है या कम है, तो हम क्या करेंगे, हम उसे टच करेंगे और हम यही देखते हैं कि वो गर्म है या ठंडा है। अगर वो गर्म है तो क्या है, टेम्परेचर हाई है, अगर वो ठंडा है तो टेम्परेचर लो है। उसके बाद हम बात करते हैं ऊष्मा का स्थानांतरण, मतलब ऊष्मा का एक जगह से दूसरे जगह तक जाना। किसी एक वस्तु से दूसरी वस्तु में, या फिर एक ही वस्तु में एक जगह से दूसरी जगह तक तापांतर के कारण ऊष्मा के संचरण को हम कहते हैं ऊष्मा का स्थानांतरण। ऊष्मा का स्थानांतरण तीन तरीके से हो सकता है।
पहला चालन जिसे हम कहते हैं कंडक्शन, दूसरा संवन कन्वेक्शन और तीसरा रेडिएशन। तो पहले हम पढ़ते हैं यहाँ पे चालन। चालन ऊष्मा स्थानांतरण की वह विधि है जिसमें माध्यम के कण अपना स्थान बिना छोड़े कंपनों के द्वारा पड़ोसी कण को ऊर्जा प्रदान करते हैं। एग्जाम्पल कि एक हमने जैसे रॉड ले ली किसी भी धातु की, हमने क्या किया, उसको गर्म करना शुरू किया एक एंड से। हमको हम फील क्या करेंगे कि जब हम एक एंड से उसे गर्म कर रहे हैं तो धीरे धीरे हम उसको गर्म करते ही रहे तो थोड़ा टाइम बाद ऐसी सिचुएशन आएगी कि जिस दूसरे एंड से हमने उसे पकड़ रखा है वो एंड भी हमें गर्म फील होने लगेगा। इसका मतलब क्या है कि एक एंड से दूसरे एंड पर ऊष्मा जा रही है। तो इस विधि को, इससे जो ऊष्मा जाती है उसको हम कहते हैं चालन। चालन मतलब सबसे पहले चालन के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि चालन कंडक्शन के लिए हमें मीडियम की ज़रूरत है, माध्यम की ज़रूरत है। बिना माध्यम के कंडक्शन पॉसिबल नहीं है। और माध्यम भी कौन सा होता है चालन के लिए, कंडक्शन के लिए? सॉलिड, ठोस। जैसे अभी हमने एग्जाम्पल में क्या बात की, धातु की छड़, और जो धातु है वो हमारी सॉलिड है, ठोस है। तो कंडक्शन के लिए माध्यम का होना जरूरी है और माध्यम भी होना चाहिए हमारा ठोस। कंडक्शन में क्या होता है, जैसे हमने अभी एग्जाम्पल लिया कि एक साइड से हमने रॉड को गर्म किया है, तो जिस साइड से हम रॉड को गर्म कर रहे हैं उस साइड जो सॉलिड है, जो ठोस है, जो छड़ है, उसके जो एटम्स होंगे उनको कुछ एनर्जी मिल जाएगी और वो क्या करेंगे, अपनी जगह पे ही रह के, वो अपनी जगह कभी नहीं छोड़ते, वो अपनी जगह पे ही रह के आगे पीछे अपनी माध्य स्थिति में रह के कंपन करने लगते हैं, वाइब्रेट करने लगते हैं। और जब वो वाइब्रेट करते हैं तो जो उनके पड़ोसी एटम होते हैं, जो उनके पड़ोसी कण होते हैं, उनके पास क्या होता है, एनर्जी ट्रांसफर होती है। अब जब पड़ोसी कण को एनर्जी मिल जाएगी तो वो क्या होगा, जब वो भी वाइब्रेट करने लगेंगे, जब वो वाइब्रेट करेंगे तो वो अपने नेबर को देंगे, फिर नेक्स्ट जो उसका नेबर होगा उसको एनर्जी मिल जाएगी तो वो नेक्स्ट नेबर को देगा। ऐसे हम एक साइड से एनर्जी, ऊष्मा देना स्टार्ट करें तो धीरे 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 वो एक कण से, एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल से, दूसरे पार्टिकल से तीसरे पार्टिकल पे, तीसरे पार्टिकल से चौथे पार्टिकल तक, ऐसे एक एंड से दूसरे एंड तक एनर्जी क्या है, वो ट्रांसफर हो जाएगी। तो ऐसे जब एनर्जी ट्रांसफर होती है उसको हम क्या कहते हैं, कंडक्शन। मेन बात कंडक्शन के लिए ये है कि जो अणु है, जो कण है, वो अपनी जगह नहीं छोड़ेंगे, वो अपनी जगह पे रह के ही इधर उधर वाइब्रेशन करने लगते हैं और जो एनर्जी होती है वो अपने पड़ोसी कण को क्या करते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। इस तरीके से एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे पे एनर्जी ट्रांसफर होती रहती है और एक जगह हमें एनर्जी देने पे दूसरी जगह भी हमें गर्माहट फील होती है। या जैसे हमने इसमें पढ़ा कि एक जगह हमने गर्म किया तो हमें दूसरा एंड भी धीरे धीरे गर्म फील होने लगेगा। नेक्स्ट, संवन कन्वेक्शन। अभी हमने चालन में पढ़ा था कि मीडियम होना चाहिए, तो पहले हम संवन में भी देखते हैं कि क्या संवन में माध्यम की आवश्यकता है, मीडियम चाहिए। यस, संवन में भी मीडियम की जरूरत है, माध्यम की आवश्यकता है। अब उसमें हमने ये पढ़ा था चालन में कि चालन के लिए ठोस होना जरूरी है, लेकिन संवन में क्या है, संवन की जो प्रोसेस है, जो क्रिया है, वो हमेशा लिक्विड में होती है। संवन ऊष्मा स्थानांतरण की वह विधि है जिसमें माध्यम के कण गर्म भाग से ठंडे भाग की ओर घनत्व परिवर्तन के कारण अपना स्थान छोड़कर वास्तव में गति करके ऊष्मा पहुंचाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दूध का उबलना, पानी का गर्म होना, और जिस स्थान पर ऊष्मा दी जाती है वहाँ का टेम्परेचर बढ़ जाता है, और टेम्परेचर बढ़ जाता है मतलब घनत्व कम हो जाता है,
और हमको पता है जो पार्टिकल्स हैं वो ज़्यादा डेंसिटी से कम डेंसिटी की तरफ मूव करते हैं। इस वजह से क्या होता है कि कण अपनी जगह छोड़ देते हैं। संबंध को समझने के लिए सीधी लैंग्वेज में हम ये देखें, हम सबसे पहले तो कंपेयर करके देखते हैं चालन से। तो हमने पहला कंपैरिजन तो ये करके देखा था कि चालन में माध्यम की आवश्यकता थी। क्या संबंध में माध्यम की आवश्यकता है? कि हाँ, संबंध में है। चालन में क्या था? ठोस चाहिए था, लेकिन संबंध में क्या है? लिक्विड, द्रव चाहिए होता है। चालन में क्या था कि जो कण है वो अपनी जगह नहीं छोड़ते हैं, लेकिन संबंध में क्या है? कण अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह चले जाते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल के लिए बोला है दूध का उबलना। अगर हम दूध को बर्नर पर रख दें गर्म करने के लिए, तो स्टार्टिंग में तो क्या होता है, नॉर्मली हम देखेंगे कि दूध जैसे हम रख देते हैं वैसे ही रखा होता है। धीरे धीरे क्या हो, अगर हम उसको बंद ना करें गर्म होने पे, तो हम क्या देखते हैं कि दूध उबल के बर्तन से भी बाहर आ जाता है। क्यों आ जाता है? और दूध गर्म कौन से प्रोसेस से हो रहा है? तो ये तो हमने पढ़ा कि लिक्विड के लिए हमें कन्वेक्शन चाहिए। तो कन्वेक्शन में क्या होता है कि अगर हम किसी जगह पे, किसी पर्टिकुलर जगह पे या पर्टिकुलर पार्टिकल्स को गर्म करें, तो जैसे ही उन पार्टिकल्स को एनर्जी मिलती है वो क्या करते हैं? अपनी जगह छोड़ देते हैं, और वो जहाँ पे ठंडे कण होंगे, ठंडे पार्टिकल्स होंगे, वो ठंडे पार्टिकल्स की जगह चले जाते हैं, और ठंडे पार्टिकल्स को क्या करते हैं? गर्म की जगह ट्रांसफ़र कर देते हैं। फिर क्या होगा? जब वहाँ पे जहाँ से हम गर्म कर रहे हैं वहाँ पे ठंडे पार्टिकल्स आ गए, कुछ टाइम बाद ऐसा होगा जो ठंडे पार्टिकल्स आए हैं उनको भी एनर्जी मिल जाएगी। जैसे उन्हें एनर्जी मिल जाएगी वो वहाँ से चले जाएंगे दूसरी जगह पे, कहाँ पे? जहाँ ठंडे पार्टिकल्स हैं, और ठंडे वाले पार्टिकल्स क्या होंगे? उधर आ जाएंगे जिनके जहाँ पे एनर्जी नहीं है उनके पास। और फिर ऐसे धीरे धीरे क्या होता रहता है, धीरे धीरे एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि जो सारे पार्टिकल्स हैं उनके पास एनर्जी होगी, और वो जो चीज़ है, जो वस्तु है, जो लिक्विड है, वो गर्म हो जाएगा। अब दूध के उबलने वाला केस लिए तो हम क्या करते हैं, दूध को बर्नर पर रख दिया, बर्नर नीचे से जल रहा है और उसके ऊपर दूध रखा हुआ है, नीचे से हीट मिल रही है। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे नीचे वाले जो पार्टिकल्स हैं उन्हें हीट मिलना स्टार्ट होगी। जैसे ही उनको इतनी हीट मिल जाएगी, इतनी एनर्जी मिल जाएगी, तो वो क्या करेंगे, अपनी जगह छोड़ के वो ऊपर आ जाएंगे, और जो ऊपर के पार्टिकल्स हैं जो ठंडे हैं वो क्या करेंगे, उनकी जगह नीचे चले जाएंगे। क्योंकि हमें ये पता है कि जहाँ पे ऊष्मा दी जाती है वहाँ का टेम्परेचर बढ़ जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है मतलब डेंसिटी कम हो जाती है, घनत्व कम हो जाती है। और हमें ये पता है कि जहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा होगी वहाँ के एटम कम डेंसिटी की तरफ मूव करने लगते हैं। तो जैसे हम नीचे से दूध को गर्म कर रहे हैं तो वहाँ की डेंसिटी कम हो जाएगी, तो क्या होगा, जो ठंडे पार्टिकल है वो कम डेंसिटी की तरफ आ जाएंगे, और जो जिनके पास पार्टिकल्स के पास हीट है वो ऊपर चले जाएंगे। अब धीरे धीरे एक सिचुएशन ऐसी आएगी, अगर हम बर्नर पे दूध को रखा रहने दें, हटाएं ना, कि जो पार्टिकल्स हैं उन सारे पार्टिकल्स के पास एनर्जी हो जाएगी। तो अब वो नीचे से ऊपर ऐसे चेंज करेंगे, लेकिन क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि सबके पास बराबर, लगभग बराबर एनर्जी है, बराबर टेम्परेचर है सबका। तो क्या होगा, कोई भी पार्टिकल नीचे की तरफ नहीं रुकेगा, तो वो क्या होगा, धीरे धीरे ऊपर बढ़ते जाते हैं। तो क्या होता है, ऐसे ही जब वो हम बंद नहीं करेंगे उनकी एनर्जी बढ़ती जाएगी, और जो पार्टिकल्स हैं, जो दूध है, वो हमारा भगोनी में या जिस भी हमने सॉसपेन में जिसमें भी रखा उससे बाहर गिर जाता है। अब नेक्स्ट है हमारे पास विकिरण, रेडिएशन। रेडिएशन में क्या होता है, ना तो हमें मीडियम की जरूरत है। अब जब मीडियम की जरूरत नहीं है तो लिक्विड सॉलिड का तो सीन ही खत्म हो गया। इस विधि में ऊष्मा का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक सीधे ही विद्युत चुंबकीय तरंगों द्वारा होता है। इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो जो रेडिएशन है उसमें हमें मीडियम की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन ऊष्मा एक जगह से दूसरे स्थान तक कैसे जा रही है, एक जगह से दूसरी जगह पे विद्युत चुंबकीय तरंगों द्वारा।
और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है इस सनलाइट का अर्थ पे आना। ठीक है, अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ऊष्मीय चालकता। हमने पढ़ा था चालन के लिए कि वो सॉलिड्स में होगा, तो ये चालन के लिए ही है कि ऊष्मा चालन के नियमानुसार स्थायी अवस्था में किसी छड़ जिसके सिरों का तापांतर जिसके सिरों पे तापांतर स्थापित किया गया हो में से प्रवाहित ऊष्मा की मात्रा सिरों के तापांतर के समानुपाती, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के समानुपाती, सिरों के मध्य की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती, प्रवाह में लगे समय के समानुपाती होती है। इसको समझने के लिए हमने क्या कंसीडर किया, यहाँ पे एक रॉड बना ली, एक छड़ बना ली, जिसमें ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी कंसीडर किया है, और जो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, इसको हमने क्या माना है, ए माना है, और पॉइंट ए से पॉइंट बी जो छड़ की लंबाई है उसे हमने डेल्टा एक्स माना है, और पॉइंट ए पे टेम्परेचर T1 और पॉइंट बी पे टेम्परेचर T2 माना है, और हमने ये कंसीडर किया है कि इसमें से डेल्टा क्यू ऊष्मा, डेल्टा क्यू हीट एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र हो रही है। तो ऊष्मा चालकता के नियम के अनुसार क्या हो जाएगा, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, पॉइंट नंबर 1 कि सिरों के तापांतर के समानुपाती, मतलब जो टेम्परेचर डिफरेंस है उसके प्रोपोर्शनल होगा। टेम्परेचर डिफरेंस यहाँ पे हमने पॉइंट ए पर टेम्परेचर T1 लिया है, पॉइंट बी पर टेम्परेचर T2 लिया है, तो टेम्परेचर डिफरेंस कितना हो गया, T1 माइनस T2। सेकेंड हमने पढ़ा कि क्रॉस सेक्शन एरिया के प्रोपोर्शनल है, और क्रॉस सेक्शन एरिया हमने क्या कंसीडर किया है, यहाँ पे क्या है, ए, तो डेल्टा क्यू इज प्रोपोर्शनल टू ए। उसके बाद हमने ये देखा था कि जो छड़ की लंबाई है उसकी व्युत्क्रमानुपाती, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो हमने लंबाई कितनी कंसीडर की थी, डेल्टा एक्स, तो यहाँ से क्या हो गया, डेल्टा क्यू इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एक्स। और क्या है कि उसमें कितने टाइम के लिए ऊष्मा बह रही है, कितने समय के लिए बह रही है, उसके समानुपाती, तो हमने टाइम क्या लिया, डेल्टा टी। तो यहाँ से 4 इक्वेशन आ गई कि डेल्टा क्यू इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी, डेल्टा क्यू इज प्रोपोर्शनल टू ए, डेल्टा क्यू इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एक्स, एंड डेल्टा क्यू इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। अब इन चारों को हम मिला के लिख दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा क्यू इज प्रोपोर्शनल टू ए T1 माइनस टू T2, डेल्टा टी डेल्टा एक्स। और हम सबको पता है कि प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो हमें एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है, तो यहाँ पे हमने कांस्टेंट क्या लगा दिया, कैपिटल के। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बना, डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू के ए डेल्टा टी स्मॉल डेल्टा टी डेल्टा एक्स, और जो ये हमने कांस्टेंट लगाया है के, इसको हम कहते हैं ऊष्मा चालकता गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। तो ये हमारी जो उसमें से डेल्टा टी टाइम में कितनी ऊष्मा बह रही है उसको हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर हमसे ऊष्मा प्रवाह की दर पूछी जाए, ऊष्मा प्रवाह की दर मतलब कि पर सेकंड कितनी ऊष्मा प्रवाह हो रही है, तो पर सेकंड पूछा है, इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे जो हमने डेल्टा टी था उसको हमने लेफ्ट हैंड साइड में जाके डेल्टा क्यू से डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास डेल्टा क्यू का फॉर्मूला आ गया के ए डेल्टा टी ओवर डेल्टा एक्स। अब हमें ये देखना है कि ऊष्मीय चालकता गुणांक क्या है, जो हमने के यहाँ पे कांस्टेंट लगाया है वो क्या है। तो इसकी डेफिनेशन के लिए बेस्ट हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन नंबर 5 है इसमें ए को 1 रख दो, डेल्टा टी को 1 रख दो, डेल्टा एक्स को 1 रख दो, और स्मॉल डेल्टा टी को 1 रख दो। अगर सबकी वैल्यू 1 रख देंगे तो हमारे पास क्या हुआ, के की वैल्यू कितनी आई, डेल्टा क्यू। तो यहाँ से हम डेफिनेशन बना सकते हैं कि किसी पदार्थ का ऊष्मा चालकता गुणांक का संख्यात्मक मान उस ऊष्मा के तुल्य है जो पदार्थ से बनी
एकांक लंबाई, क्योंकि हमने यहाँ डेल्टा एक्स की वैल्यू 1 रखी है, एकांक अनुप्रस्थ क्षेत्रफल वाली छड़ ए की वैल्यू 1 रखी है, के सिरों पर एकांक तापांतर रखने पर, क्योंकि हमने डेल्टा टी की वैल्यू रखी है, तो एकांक अवस्था में चालन में प्रवाहित होती है। तो डेफिनेशन बनाने का बेस्ट, सबको 1 रख दो और फिर हम क्या करेंगे, के को डेल्टा क्यू के बराबर रखेंगे कि किसी भी ऊष्मा चालकता गुणांक का संख्यात्मक मान उस प्रवाहित ऊष्मा के बराबर है जो किसी एकांक लंबाई की छड़ में तथा एकांक अनुप्रस्थ काट वाली छड़ के सिरों पर एकांक तापांतर रखने पर 1 सेकंड में जो ऊष्मा बहेगी उसको हम क्या कहेंगे, उसका संख्यात्मक मान कितना होगा, ऊष्मा चालकता गुणांक के बराबर। अब हम यहाँ से इसकी एसआई यूनिट निकालते हैं। एसआई यूनिट निकालेंगे तो डेल्टा क्यू को हम जूल में लिखते हैं, डेल्टा एक्स को मीटर में, क्योंकि लंबाई है, ए एरिया है तो मीटर स्क्वायर, डेल्टा टी टेम्परेचर है केल्विन और डेल्टा स्मॉल टी टाइम है तो इसको हम सेकंड में लिखेंगे। यहाँ मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास इसकी यूनिट आ गई जूल पर मीटर पर केल्विन पर सेकेंड। और इसका जो डायमेंशन है वो निकल के आई m1 L1 T-3 K-1। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं यहाँ पे ताप प्रवणता, टेम्परेचर ग्रेडियंट। टेम्परेचर ग्रेडियंट की डेफिनेशन होगी ऊष्मा प्रवाह की दिशा में प्रति एकांक दूरी पर ताप पतन को ताप प्रवणता कहते हैं। मतलब कि यूनिट लेंथ पर टेम्परेचर में कितना चेंज आ रहा है उसके मेजरमेंट को हम क्या कहेंगे, ताप प्रवणता। यहाँ पे फॉर्मूले में हमने माइनस साइन लगाया। माइनस साइन क्यों लगाया है, क्योंकि ऊष्मा के प्रवाह की जो डायरेक्शन है, दिशा है, ऊष्मा जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है उस डायरेक्शन में टेम्परेचर घटता जाता है, इसीलिए यहाँ पे हमने लगाया है यहाँ पे माइनस साइन। अब यहाँ पे हम एक न्यूमेरिकल करके देखते हैं जो अभी हमने पढ़ा था डेरिवेशन, जो हमने नियम पढ़े थे उसके हिसाब से। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर लंबाई की और 5 सेंटीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट की एक छड़ में ऊष्मा प्रवाहित हो रही है। छड़ के पदार्थ का ऊष्मा चालकता गुणांक 10⁻² कैलोरी पर मीटर सेकेंड डिग्री सेल्सियस है। स्थायी अवस्था में छड़ों के सिरों का ताप क्रमशः 100 डिग्री सेंटीग्रेड और 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। और हमसे दो चीज़ें पूछी है, ताप प्रवणता टेम्परेचर ग्रेडियंट और ऊष्मा प्रवाह की दर। तो न्यूमेरिकल करने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये कि सबसे पहले हम ये लिख दें कि क्वेश्चन में दिया क्या क्या है। लंबाई दिया 20 सेंटीमीटर, इसको MKS में चेंज करेंगे, SI में चेंज करेंगे तो कितना आ गया 20 इंटू 10⁻⁻² मीटर में हमने यहाँ चेंज कर लिया। उसके बाद एरिया दिया 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए हमें 10⁻² से मल्टीप्लाई करना पड़ता है और यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर है तो हमें 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमारे पास आ गया 5 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। के की वैल्यू दी हुई है 10⁻² कैलोरी पर मीटर डिग्री सेंटीग्रेड सेकेंड और T1 की वैल्यू 100 डिग्री सेंटीग्रेड, T2 की वैल्यू 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ से हम डेल्टा टी इजी वे में निकाल सकते हैं, 0 - 100 इज इक्वल्स टू -100 डिग्री सेंटीग्रेड। ताप प्रवणता मतलब टेम्परेचर ग्रेडियंट का फॉर्मूला भी हमने पढ़ा था, डेल्टा टी ओवर डेल्टा एक्स। यहाँ पे हमने T1 T2 की वैल्यू लगा के और आंसर निकाला तो हमारे पास आया 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर मीटर। अब सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है ऊष्मा प्रवाह की दर। ऊष्मा प्रवाह की दर मतलब 1 सेकंड में कितनी हीट फ्लो हो रही है, मतलब हमें निकालना है डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, के ए कैपिटल डेल्टा टी डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। के की वैल्यू कितनी दी है 10⁻², ए की वैल्यू 5 इंटू 10⁻⁻4 और डेल्टा टी की वैल्यू 100 और डेल्टा एक्स की वैल्यू 0.2। यहाँ पे
10⁻² और 10⁻², कितना हो गया 10⁻⁴, और यहाँ पे लिखा हुआ है 10⁻⁻4। हमें ये पता है पावर सेम, बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, तो 10 की पावर कितनी हो गई 4-4, और बाकी क्या बचा 5 डिवाइडेड बाय 0.2। यहाँ से हमने पॉइंट हटाया तो 0 लगाया, कितना आया हमारे पास 2 को 50 से डिवाइड करके 25 कैलोरी पर सेकेंड। अब हमें अगर आंसर जूल में चाहिए तो हमने स्टार्टिंग में ही रिलेशन पढ़ा था 1 कैलोरी इज इक्वल्स टू 4.18 जूल। तो हमने यहाँ पे क्या किया 4.18 से डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास आंसर आया 104.5 जूल पर सेकेंड। तो इस तरीके से हम ये न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं। एक बार क्विक रिवीजन करें और हम देखें हमने क्या पढ़ा था। सबसे पहले ऊष्मा हीट क्या है, तो क्या हमने पढ़ा हीट में कि टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से एनर्जी का एक जगह से दूसरी जगह पर जाना है, उसका ऊष्मा कहलाता है, हीट कहलाता है। टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर है किसी भी वस्तु के ठंडेपन या गर्माहट की माप। उसके बाद हमने पढ़ा ऊष्मा का स्थानांतरण 3 तरीके से हो सकता है, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। कंडक्शन और कन्वेक्शन में मीडियम की ज़रूरत होती है, लेकिन रेडिएशन में हमें मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। कंडक्शन के लिए सॉलिड मीडियम होना चाहिए, कन्वेक्शन के लिए लिक्विड मीडियम होना चाहिए। कंडक्शन में क्या होता है कि जो पार्टिकल्स हैं वो अपनी पोजीशन नहीं छोड़ते, अपनी पोजीशन पर रह के ही इधर उधर मोशन करते हैं और अपने नेबर जो पार्टिकल है उसको एनर्जी ट्रांसफर कर देते हैं। लेकिन संबंध में कन्वेक्शन में क्या होता है कि पार्टिकल एनर्जी लेके अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह पे चले जाते हैं, और जो ठंडे पार्टिकल्स होते हैं वो उनकी जगह पे आके उनकी जगह ले लेते हैं। ऐसे करके कन्वेक्शन में होता है। और रेडिएशन में, रेडिएशन पॉसिबल है किसकी वजह से, विद्युत चुंबकीय तरंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वजह से। इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वजह से ऊष्मा एक जगह से दूसरी जगह पे आती है। उसके बाद हमने पढ़ा था ऊष्मा चालकता का नियम। ऊष्मा चालकता के नियम में हमने ये पढ़ा है कि अगर कोई छड़ है जिसमें से कितनी हीट फ्लो हो रही है ये हमें निकालनी है, तो जो हीट फ्लो हो रही है वो उसकी यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया के प्रोपोर्शनल होती है। जो दोनों एंड है उस पर कितना टेम्परेचर डिफरेंस है उसके प्रोपोर्शनल होता है। जो छड़ है, जो रॉड है, उसकी जो लेंथ है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और कितने टाइम तक उसमें से हीट फ्लो हो रही है उसके प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ से हमने फॉर्मूला पढ़ा था ΔQ/ΔT इज इक्वल्स टू KA ΔT। तो अब हम लास्ट हमने इसमें पढ़ा था टेम्परेचर ग्रेडियंट। टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या है कि पर यूनिट लेंथ पे टेम्परेचर में क्या चेंज आ रहा है उसके मेजरमेंट को हम कहते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे का पढ़ेंगे कि न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या है, किरचॉफ का नियम क्या है, बोल्ट्जमैन का नियम क्या है, और फिर हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।